हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसी प्लस, अ डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। और आप हैं इस एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के डिटेल्ड लेक्चर सीरीज में। जी हाँ, इस डिटेल्ड लेक्चर सीरीज में अभी तक हम इन डिटेल कवरेज कर चुके हैं सब्जेक्ट का अप टिल दी डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर। और इसमें अब हमारा डिस्कशन होने वाला है कि जो ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर है उसमें स्क्रीनिंग कैसे की जाती है, क्या होती है, एरेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन क्या होता है, कोएगुलेशन फ्लोकुलेशन क्या होता है, ये सब कुछ कर चुके हैं। बस यहीं से अब आगे बढ़ना है ऑन टू दी अनादर ट्रीटमेंट प्रोसेस जिसे कहा जाता है फिल्ट्रेशन। तो इस लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपको मुझे बताना है, और वो ये है कि ये जो यूट्यूब पर आपको क्लासेस मिल रही हैं, ये मंडे टू फ्राइडे आपको ये कुछ सब्जेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। मंडे टू फ्राइडे मैं आपको 4 बजे पढ़ा रहा हूं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, 5:30 बजे पढ़ा रहा हूं फ्लूइड मैकेनिक्स, हर्षित सर पढ़ा रहे हैं। दिन में 12 बजे आपको हर्षित सर क्यूएससी पढ़ा रहे हैं, और दिन में 6:30 बजे मैं आपको पढ़ा रहा हूं रेलवे इंजीनियरिंग। तो ये सब सब्जेक्ट्स तो हम पढ़ा ही रहे हैं आपको मंडे टू फ्राइडे, कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं इन डिटेल। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है उसी हफ्ते के सैटरडे को उस पूरे हफ्ते जितना पढ़ा उससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट होता है, हम उसके लिए डाउट सेशन कंडक्ट करते हैं। डाउट सेशन के साथ साथ हम आपको कंडक्ट कराएंगे लाइव क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि जितना पढ़ोगे उतने डाउट्स आने के चांसेस बनते हैं, जितने क्वेश्चन लगाओगे उतने डाउट्स आने के चांसेस बनते हैं। और उन सबको हम क्लियर करने के लिए सैटरडे को आपके लिए लेकर आते हैं ये डाउट सेशन। तो ये आप जो है वो ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। दिस इज सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट मी। और अब आते हैं हम आज के टॉपिक ऑफ डिस्कशन में। तो एक बहुत सिंपल सी बात, अभी तक क्या पढ़ चुके हैं जरा उस पर एक ओवरव्यू डाल लेते हैं कि जब हम ट्रीटमेंट ऑफ वाटर की बात करते हैं तो पानी का छन्नीकरण करना मतलब स्क्रीनिंग करना, पानी का फिर एरेशन कराना ताकि जिसमें कुछ गैसेस डिसॉल्व हो वो सब रिमूव हो सके। फिर उसके बाद अगर पार्टिकल में सेडिमेंट सेडिमेंटेशन कराना, जो पार्टिकल सेडिमेंटेशन में रिमूव नहीं हो पाते उनको कोएगुलेशन फ्लोकुलेशन सेडिमेंटेशन की मदद से नीचे बिठाने की कोशिश करना। क्या होता है इसके बारे में हम ऑलरेडी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अब इसके बाद भी कोई भी प्रोसेस 100% एफिशिएंट तो नहीं होता। जब नहीं होता तो कुछ परसेंट इनएफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि जिन पार्टिकल को हम रिमूव करना चाह रहे थे उसमें से अभी भी कुछ पार्टिकल है जो 100% यहां पर नहीं बैठेंगे, और नहीं बैठेंगे तो उनको रिमूव कराना है तो फिर उसके लिए एक और किसी नए प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा। क्योंकि अगर उन पार्टिकल को इन्हीं प्रोसेस में रिमूव होना होता तो रिमूव हो चुके होते। इस प्रोसेस से रिमूव नहीं हो सकते तो वापस से ऐसा ही प्रोसेस भी नहीं कराया जा सकता। एक नए प्रोसेस पर काम करते हैं जहां पर और छोटे पार्टिकल को रिमूव कराया जाता है, उसे कहा जाता है फिल्ट्रेशन। ध्यान से समझिएगा, स्क्रीनिंग के अंदर लार्ज फ्लोटिंग पार्टिकल्स को रिमूव कराया जाता है, उससे छोटे जो सेडिमेंट पार्टिकल्स होते हैं उनको सेडिमेंटेशन में रिमूव कराया जाता है। उससे छोटे पार्टिकल होते हैं मतलब लार्ज फ्लोटिंग पार्टिकल के बाद बात आती है सेडिमेंट पार्टिकल्स की। सेडिमेंट पार्टिकल रिमूव हो गए सेडिमेंटेशन टैंक में। उसके बाद बचते हैं फाइन सेडिमेंट पार्टिकल, वो रिमूव हो गए कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन में। इसके बाद बचते हैं और छोटे पार्टिकल रेफर्ड एज वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स। वेरी फाइन सेडिमेंट पार्टिकल, जो वेरी फाइन की कैटेगरी वाले पार्टिकल होते हैं उनको हम रिमूव कराते हैं फिल्ट्रेशन में। जब वो वेरी फाइन भी रिमूव हो जाएंगे तो पानी में लगभग ना के बराबर बचेंगे हमारे सेडिमेंट पार्टिकल। तो बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या पानी के अंदर, तो वो है हमारे पास कुछ डिसॉल्व मिनरल्स जो डिसॉल्व फॉर्म में है, और कुछ हमारे पास बायोलॉजिकल या हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव कराने के लिए डिसइंफेक्शन का इस्तेमाल करेंगे। अगर कुछ पानी में रह जाता है डिफरेंट केमिकल्स या पानी में कुछ हमारे पास डिसॉल्व मिनरल्स, तो उनको हम इन बिटवीन कैसे रिमूव करते हैं वो भी हम आगे चल के सीखेंगे। तो हमारे पास आज का हमारा टॉपिक डिस्कशन होने वाला है फिल्ट्रेशन के ऊपर। तो जरा देखते हैं फिल्ट्रेशन क्या कराते हैं। वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव कराने की कोशिश की जाती है, यह हमारा मेन पर्पस होता है। इफ आई टॉक अबाउट, तो बेसिक अगर हम देखें फिल्ट्रेशन का, तो उसका सिंपल सा मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस जहां पर हम
रिमूवल कर रहे हैं फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स का। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता, ये हमारे पास हमारा पर्पस है, लेकिन जब हम कोई पर्पस सॉल्व करने जाते हैं उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी हमारे पास बेनिफिट मिल जाते हैं हमारे ट्रीटमेंट प्रोसेस में, वो हमारे पास इस फिल्ट्रेशन यूनिट में देखा जा सकता है। मतलब जब भी हम फिल्ट्रेशन कराएंगे तो फिल्ट्रेशन में हमारे पास ये प्रोसेस है वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को रिमूव करने का, जो कहां नहीं बैठ पाए, विच कुड नॉट सेटल और विच कुड नॉट सेटल इनटू द सेडिमेंटेशन टैंक, और टू रिमूव द फ्लॉक्स दैट रिमेन्ड आफ्टर सेडिमेंटेशन। मतलब जो सेडिमेंटेशन प्रोसेस कराते वक्त जो फ्लॉक हमारे पास सिस्टम में रुक गए, मतलब जो नहीं नीचे नहीं बैठे, या फिर हमारे पास जो सेडिमेंट पार्टिकल नहीं बैठ पाए, उन्हीं को अब रिमूव कराने का हमारा पूरा काम चलेगा। लेकिन इस दौरान ये जो पूरी प्रोसेस होती है, यहां पर हमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं, और वो एक्स्ट्रा बेनिफिट है फिल्ट्रेशन प्रोसेस अपार्ट फ्रॉम इट्स रेगुलर पर्पस इट ऑल्सो रिमूव्स, पानी में से कुछ टेस्ट एंड ऑर्डर रिमूव कर देगा, कलर रिमूव कर देगा, डिसॉल्व मिनरल रिमूव कर देगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिमूव कर देगा। हमारे पास यहां पर बैक्टीरिया रिमूव कर सकता है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात चल रही है, हमारे पास डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर तक रिमूव हो सकता है। ये सब हमारे पास एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं, एडवांटेज है हमारे पास, ये हमारे पास ये एडवांटेज है हमारे फिल्ट्रेशन प्रोसेस के। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना, कि फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हमारे पास यही फिल्ट्रेशन से हम हमारी जो गिनिया वॉर्म डिजीज है हम उसका भी प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो हमारे पास फिल्ट्रेशन हेल्प्स इन preventing गिनिया वॉर्म डिजीज। मतलब ये जो गिनिया वॉर्म डिजीज कॉज करने वाले जो हमारे पास वॉर्म्स या हेलमिन्स होते हैं, इनको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस में रिमूव कर सकते हैं। तो इससे वो डिजीज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, मतलब पानी में से ये जो है वो हमारे पास आसानी से रिमूव हो जाता है। तो एक तुम्हें मैंने इन जनरल फिल्ट्रेशन यूनिट दिखाने की कोशिश की है कि भाई हमारे पास एक टैंक होता है जिसमें हम पानी फिल करते हैं, पानी जो है वहां से हमारे पास कई सारे सेडिमेंट पार्टिकल लेकर आता है, और जब वो इस सैंड मीडियम से गुजरता है तो ये हमारे पास जो हमारा सैंड मीडियम है, ठीक है, हमारे पास इससे गुजरने के बाद उस पानी में से लगभग सारी इंप्यूरिटी रिमूव हो जाती है और साफ पानी हमारे पास आगे कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाता है। तो हमारे पास फिल्ट्रेशन यूनिट बेसिकली बनती कैसी है जरा इसको देख लेते हैं। तो फिल्ट्रेशन हमारे पास हम कैरी आउट कराते हैं फिल्ट्रेशन यूनिट्स में, विच आर जनरली कैटेगराइज एज, दो तरीके से इनको समझा जा सकता है। वन इज रेफर्ड एज ग्रेविटी फिल्टर, एक कहलाता है प्रेशर फिल्टर। ग्रेविटी फिल्टर का मतलब होता है हमें ऐसा फिल्टर बनाना है जिसमें पानी ग्रेविटी से फ्लो होते हुए फिल्टर से पास हो जाए, मतलब ग्रेविटी फोर्सेस की मदद से फ्लो होते हुए फिल्टर के मीडियम के थ्रू पास हो जाए और उसी दौरान पानी हमारा साफ भी हो जाए। सिंपल सा मैकेनिज्म यहां दिखाई दे रहा है। आपको एक टैंक लेना है, टैंक में सैंड की लेयर बिछाना है, ऊपर से पानी जब आप इसके ऊपर भर दोगे तो पानी ग्रेविटी फोर्स के कारण इसके थ्रू पास करने की कोशिश करेगा, और ग्रेविटी फोर्स के कारण इसके थ्रू पास करने की कोशिश करेगा। तो चूंकि ये मीडियम हमारे पास बनता है सैंड का, वेयर द पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, तो उन छोटे पार्टिकल से सैंड, जो सैंड के छोटे पार्टिकल्स हैं, उनके वॉइड से पानी पास कर पाता है, हमारी इंप्यूरिटीज पास नहीं कर पाती। और सिर्फ पानी पास करता तो आगे से हमारे पास साफ पानी आगे चला जाता है और हमारी इंप्यूरिटीज ऊपर ही ट्रैप हो जाती है। तो इस बार हमारे पास जो फिल्ट्रेशन हुआ वो तरीका क्या था, ग्रेविटी के कारण पानी फ्लो किया, तो हमारे पास फिल्टरों का नाम पड़ गया हमारे पास ग्रेविटी फिल्टर्स, नाम पड़ गया हमारे पास ग्रेविटी फिल्टर्स। वहीं पर एक फिल्ट्रेशन यूनिट हमारे पास जो कि होती है रेफर्ड एज द प्रेशर फिल्टर्स। तो प्रेशर फिल्टर में होगा क्या, आपको एक क्लोज्ड चेंबर कंटेन करना पड़ेगा जिसमें आप एक तरफ से रॉ वाटर फिल करोगे और सैंड लेयर पर प्रेशर से पानी को डाला जाएगा
और वो प्रेशर के कारण पानी आगे फ्लो करेगा, और आगे फ्लो करते वक्त सारी इंप्यूरिटी यहां पर ट्रैप होगी इनटू द सैंड लेयर, और यहां पर हमारे पास पानी जो है वो साफ पानी आगे बढ़ेगा। तो जब आप अपनी सैंड लेयर के थ्रू पानी पास करा रहे हो ग्रेविटी एक्शन के द्वारा, ग्रेविटी फोर्स के द्वारा, तो उन फिल्टरों को कहा जाता है ग्रेविटी फिल्टर्स। और जब आप पानी फिल्टर मीडियम के थ्रू पास करा रहे हो प्रेशर से, तो उसे कहा जाता है प्रेशर फिल्टर। ठीक है, कहां पर क्या यूज होता है इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। बट इफ यू टॉक अबाउट ग्रेविटी फिल्टर्स, these are the filters in which the head of water required, in which the head of water required, हम किसकी बात कर रहे हैं, the head of water required। तो पानी जो चाहिए कहां पर, फिल्टर मीडियम के ऊपर, required by the water to pass through the filter medium is provided by the height of water above the filter itself। तो head का मतलब क्या हो गया यहां पर, what does this head refer to, तो हमारे पास head of water, हेड ऑफ वाटर मतलब एनर्जी ऑफ वाटर, हमारे पास एनर्जी ऑफ वाटर। तो पानी को फिल्टर मीडियम से पास करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना, क्योंकि वो तो ऑलरेडी मतलब बहुत ज्यादा फ्रिक्शन डेवलप करेगा, रेजिस्टेंस डेवलप करेगा, तो उसके तो एनर्जी कहां से आएगी, सिंपल सा फंडा है, पानी को फिल्टर मीडियम के ऊपर रख दो, अपने आप उसके बाद इतनी पोटेंशियल एनर्जी कि वो उस पोटेंशियल एनर्जी के कारण वहां से वॉइड से पास करता हुआ निकल जाएगा, सारे के सारे इंप्यूरिटी वहीं छूट जाएंगे, पानी नीचे चला जाएगा। तो हमारे पास यहां पर ऐसे में जो फिल्टरों को, दीज आर द फिल्टर्स इन विच द हेड ऑफ वाटर मतलब एनर्जी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय द वाटर टू पास थ्रू द फिल्टर मीडियम इज प्रोवाइडेड बाय हाइट ऑफ वाटर अबाउ द फिल्टर इटसेल्फ। तो फिल्टर मीडियम के ऊपर अगर हम बात करें कि हमारे पास जो यहां पर आप देख सकते हो, ये जो हमारे पास हाइट ऑफ वाटर है, अगर इसको जितना ज्यादा बढ़ा दोगे पानी के पास उतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, वो उतने ज्यादा प्रेशर से यहां से मूव करेगा। तो हमें कितना चाहिए पड़ता है या कितनी हाइट तक पानी रखें ताकि उस पानी में इतनी एनर्जी बन जाए कि वो वहां से आसानी से पास कर जाए, हम उसी चीज पर अभी आगे चल के काम करने वाले हैं। तो यहां पर हमारे पास अगर हम बात करें, टू टाइप्स ऑफ ग्रेविटी फिल्टर्स बेसिकली हम यूज करते हैं, एक कहलाता है स्लो सैंड फिल्टर, एक कहलाता है रैपिड सैंड फिल्टर। इनके नामों में ही छुपा हुआ है, स्लो सैंड फिल्टर मतलब इनके थ्रू पानी स्लोली पास करेगा, रैपिड सैंड फिल्टर मतलब पानी इनके थ्रू तेजी से पास करेगा। क्यों तेजी से पास करेगा, क्योंकि शायद उनके बीच के वॉइड्स जो होते हैं, पार्टिकल के बीच में जो वॉइड्स होते हैं, उन वॉइड्स की साइज बड़ी होगी, तो वॉइड की साइज बड़ी रहेगी तो पानी तेजी से पास कर पाएगा। वॉइड की साइज बहुत छोटी कर दोगे तो पानी धीरे धीरे पास करेगा। तो वॉइड की साइज बड़ी या छोटी करने का मतलब ये होता है, आप जो सैंड मीडियम डिसाइड करते हो फिल्ट्रेशन के लिए, वो सैंड मीडियम ही जो साइज कंटेन करता है पार्टिकल्स की, उन्हीं पार्टिकल्स की साइज में फेरबदल किया जाता है। स्लो सैंड फिल्टर के अंदर जो सैंड पार्टिकल होते हैं वो छोटी साइज के होते हैं ताकि उनके वॉइड्स भी छोटे होते हैं, और उसी वॉइड, छोटे वॉइड से पानी पास करे तो स्लोली पास करेगा, इसलिए उसे कहा जाता है स्लो सैंड फिल्टर। और अगर हम सैंड फिल्टर में जो सैंड डालेंगे, अगर वो सैंड पार्टिकल की साइज बड़ी लेंगे तो बड़ी साइज के पार्टिकल के वॉइड्स भी बड़े साइज के होते हैं, तो पानी वहां तेजी से पास करेगा, इसलिए उसे कहा जाता है रैपिड सैंड फिल्टर। लेकिन अगर प्रेशर फिल्टर की बात की जाए तो इन दिस फिल्टर द प्रेशर इज अप्लाइड एक्सटर्नली, जैसा भी हम लोगों ने डायग्राम में देखा, प्रेशर यहां पर एक्सटर्नली अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, और एक्सटर्नली जब भी अप्लाई करोगे तो हमेशा क्लोज चेंबर की जरूरत पड़ेगी, तो एक्सटर्नली अप्लाई करोगे तो पानी वहां से मीडियम से पास करते हुए सारी इंप्यूरिटी वहीं छोड़ देगा, और आगे जो पानी मिलेगा आपको वो फिल्टर्ड पानी मिलेगा। ठीक है, तो इन दिस फिल्टर द प्रेशर इज अप्लाइड एक्सटर्नली बाय द पंप टू पास थ्रू द फिल्टर मीडियम। तो हमारे पास यहां पर ये दो तरह के फिल्टर होते हैं जिनमें से हम पहले स्टडी करेंगे अबाउट द स्लो सैंड फिल्टर। ये हमारे पास एक्चुअल इमेज है, दिस इज द एक्चुअल स्लो सैंड फिल्टर इन ट्रीटमेंट प्लांट। ट्रीटमेंट प्लांट में ये एक्चुअल स्लो सैंड फिल्टर है विच इज ओपन टू द एटमॉस्फेयर, और हम यहां तक पानी का लेवल फिल कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास बन जाती है हाइट ऑफ वाटर। यहां तक पानी फिल करेंगे तब जाकर उस पानी का इतना प्रेशर बनेगा, इतनी एनर्जी बन जाएगी कि वो इस मीडियम के थ्रू आसानी से पास कर जाए। सारी इंप्यूरिटी कहां रुक जाएगी,
यहां रुक जाएगी स्लो सेंड फिल्टर में, सारी इंप्योरिटी यहां रुक जाएगी। तो हम यहीं से कल को सफाई करनी हुई तो इसको जब तक खाली नहीं हो जाता तब तक हम इसको सफाई नहीं करेंगे, जैसे खाली होगा सफाई करना चालू कर देंगे। कैसे पूरा मैकेनिज्म होता है उसी पर बात करते हैं। तो हमारे पास ये स्लो सेंड फिल्टर का मैंने तुम्हें टॉप व्यू दिखाया, तो टॉप व्यू में तुम्हें ये लेयर दिखाई दे रही थी, जहां पे तुम्हें दिखाई दे रहा था कि ये होता है हमारे पास डेप्थ ऑफ वाटर। दिस इज व्हाट यू कॉल इज बेसिकली डेप्थ ऑफ वाटर, यहां फिल होता है। फिर आपको मैंने दिखाया वो है आपकी सैंड लेयर, फिल्टर सैंड जिसे कहा जाता है। अब सैंड लेयर के पार्टिकल बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इन सैंड लेयर के पार्टिकल को सपोर्ट करने के लिए नीचे बिछाई जाती है ग्रेवल की लेयर, जिसका सिर्फ पर्पस क्या होता है, सपोर्ट देने का। इसके नीचे ये पूरा हमारे पास जो है वो पाइप का फ्लोर बिछाया जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे, फिल्टर फ्लोर कहा जाता है, जिसमें परफोरेटेड पाइप डले हुए हैं। इन पाइपों के अंदर यहां पर छेद बने होते हैं। तो इन छेदों से पानी जो है वो इन लेटरल्स में जाएगा, और इन लेटरल से पानी इस मैनीफोल्ड में आएगा, जो ये मैनीफोल्ड आगे जाके कनेक्ट हो जाएगा। कनेक्ट हो जाएगा कहां पर, इस तरह से देख लो आप, कनेक्ट कैसे हो जाएगा ये, एनीवेयर यू कैन सी इट हियर, जैसे मान लो कि यहां पे दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा का पूरा मैनीफोल्ड जो है, ये पूरा का पूरा नीचे का ये पूरा अंडर ड्रेनेज सिस्टम है। तो यहां से ये पूरा कनेक्शन जो है वो आगे पानी को आगे लेकर जाएगा। तो ये जो है आपको इमेजेस जैसे यहां पर है, तो ये अंडर ड्रेनेज सिस्टम है, पानी यहां से जैसे पास करेगा आगे इसको ले जाया जाएगा आगे की यूनिट में। तो ये हमारे पास तरीका होता है हमारे फिल्टर्स की वर्किंग का। तो यहां पर हमारे पास मैंने आपको एक क्रॉस सेक्शन व्यू दिखा दिया है एक सैंड फिल्टर का, जो कि एक रैपिड सैंड फिल्टर, सॉरी स्लो सैंड फिल्टर दिखाने की कोशिश है। तो ऊपर कंप्लीटली वाटर की डेप्थ का एरिया रहेगा, फिर हमारे पास फिल्टर सैंड मतलब जो सैंड मीडियम है जहां पर एक्चुअली फिल्ट्रेशन होगा। एक हमारे पास ग्रेवल की लेयर है जो सैंड के पार्टिकल को सपोर्ट करती है, सपोर्ट नहीं करेंगे तो यही सैंड पार्टिकल इन परफोरेशन में चले जाएंगे, और इन परफोरेशन में चले गए तो ये पूरा का पूरा हमारा ड्रेनेज सिस्टम चोक हो जाएगा। हम नहीं चाहते चोक हो, इसलिए हम यहां पर ग्रेवल की लेयर बिछाते हैं। तो जब हम बात करते हैं यहां पर हमारे पास जो मैकेनिज्म है स्लो सेंड फिल्टर का, इस स्लो सेंड फिल्टर के मैकेनिज्म में आपको यह समझना है कि हमने कोई रॉ वाटर लिया, और रॉ वाटर लेने के बाद हमारे पास ये बनता है हमारे पास डेप्थ ऑफ वाटर, डेप्थ ऑफ वाटर। हमारे पास इसके नीचे ये बन रहा है फिल्टर बेड, तो इसे हम कहते हैं बेसिकली डेप्थ ऑफ सैंड मीडियम, इसे हम कहते हैं डेप्थ ऑफ सैंड मीडियम। इसके नीचे हमारे पास है हमारा ग्रेवल की लेयर, तो ये बनती है हमारे पास डेप्थ ऑफ ग्रेवल लेयर। ठीक है, इसी के नीचे हमारे पास पूरा परफोरेटेड सिस्टम लगा रहता है, जहां से पानी आगे जाएगा हमारे पास, और हमारा ट्रीटेड वाटर आगे निकल जाएगा। अब देखना ये होता है कि स्लो सेंड फिल्टर के अंदर जो फिल्टर बेड होता है, इस फिल्टर बेड की जो आपको ये टॉप लेयर दिखाई दे रही है यहां पर, द टॉप लेयर दैट यू कैन सी हियर इज, हमारे पास सारा का सारा मैकेनिज्म एक्चुअली में यहां पर चल रहा होता है। सारा का सारा मैकेनिज्म यहां पर चल रहा होता है। फिल्टर में जो ये सैंड पार्टिकल होते हैं, इनकी साइज इतनी छोटी होती है कि कोई भी इंप्यूरिटी अंदर तक नहीं जा सकती, कोई भी इंप्यूरिटी अंदर तक नहीं जा सकती, सारी इंप्यूरिटी सरफेस पर ही रुक जाती है। मैं आपको यही वाला पार्ट, इतना ही पार्ट में आपको आगे दिखाता हूं, उसे जरा हम डिटेल में समझते हैं। तो हमारे पास मान लो अगर मैंने आपसे यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करी,
ठीक है, तो जरा देखिएगा, इफ आई एम ट्राइंग टू शो यू कि हमारे पास मान लो ये वाला पोर्शन है, इसमें कि सिर्फ और सिर्फ सैंड मीडियम की बात चल रही है। ठीक है, तो मैं इस मीडियम में आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि यहां पर जो ये आपके पास जो सैंड पार्टिकल्स है नीचे, मैंने इसको आपको काफी जूम करके दिखा दिया है ताकि हम सारी चीजें क्लियरली समझ सकें। ये हमारे पास हमारा स्लो सैंड फिल्टर का सैंड मीडियम है और ये कंटिन्यू चलता है, कंटिन्यू चलता चला जाता है। फिर नीचे आता है हमारे पास हमारा ग्रेवल मीडियम। ठीक है, तो ये मैं समझना कि बीच में गैप आ गई, मैंने ये दिखाया कंटिन्यूशन में आपको कि इसके नीचे फिर ग्रेवल मीडियम आ जाता है। तो होता क्या है कि जब आप इस मीडियम के ऊपर लेकर आते हो पानी, ठीक है, आपने लेकर आए पानी, कहां से लेकर आए, रॉ वाटर लेकर आए, तो पानी जब यहां पर हमारे पास इसके ऊपर भरना चालू करता है तो पानी के अंदर पाई जाती है हमारे पास बहुत छोटी साइज की इंप्यूरिटी, जो कि होती है हमारे पास कंटिन्यूसली सस्पेंशन में, जो ना सेडिमेंटेशन टैंक में बैठी और ना ही जो हमारे पास हमारे कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन में नीचे बैठी। और जब वो नीचे नहीं बैठी इसका मतलब उसका टेंडेंसी नहीं है नीचे बैठने की। तो हम क्या करते हैं, जब हम उस पानी को यहां से पास कराते हैं, शुरुआती दौर में ये फिल्टर पूरी तरीके से साफ होता है, क्लीन होता है, तो ये पानी धीरे धीरे नीचे पास करना चालू करता है। ये पानी धीरे धीरे नीचे पास करना चालू करता है। जब ये नीचे पास कर रहा होता है तो इस पानी के अंदर पाई जाने वाली इंप्यूरिटीज जितनी भी है वो धीरे धीरे क्या आना चालू करती है, पानी के साथ वो भी नीचे आना चालू करती है। और जब वो पानी के साथ नीचे आती है तो वो इंप्यूरिटी यहां पर ट्रैप होना चालू हो जाती है, वो इंप्यूरिटी यहां पर ट्रैप होना चालू हो जाती है, इससे नीचे नहीं बढ़ पाती, इससे नीचे नहीं बढ़ पाती। जब ऐसा होता है कि वो इंप्यूरिटीज यहां पर रुकना चालू करती है, इस दौरान हमारे पानी का नीचे जाने का जो फ्लो रेट है वो धीरे धीरे स्लो डाउन होना चालू होता है। और इस दौरान क्या देखने को मिलता है कि हमारे पास अब जो पानी बिल्कुल धीरे धीरे नीचे आ रहा है, पानी की टर्बुलेंस पूरी तरह से खत्म हो गई है और पानी बिल्कुल मध्य मध्य से नीचे आते चले जा रहा है। जब पानी बिल्कुल मध्य मध्य से नीचे आ रहा होता है उस दौरान हमारे वो पार्टिकल जो कभी नीचे बैठने की क्षमता नहीं रखते थे, अब वो खुद भी धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमने जब इन पार्टिकल्स को रोका हमारे सैंड मीडियम के ऊपर, तो हमने फिजिकली रोका इन्हें। जैसे कि चाय की छन्नी से जब आप चाय को पास करते हो तो उस छन्नी के जो वॉइड्स होते हैं, अगर उनसे बड़ी साइज की चाय पत्ती के पार्टिकल्स होते हैं तो आप उसे फिजिकली रोकने की कोशिश करते हो। फिजिकली जैसे आपने चाय छन्नी से आपने चाय पास कराई तो इस छन्नी ने फिजिकली सारे पार्टिकल्स रोक लिए। सेम ऐसा ही यहां पर हमारे पास जो वॉइड्स हैं, अगर उन वॉइड से बड़ी साइज के पार्टिकल हैं तो सारे के सारे पार्टिकल यहां रोक लिए जाते हैं, जिसे कहा जाता है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। पहला मैकेनिज्म है। इस मैकेनिकल स्ट्रेनिंग के बाद जब धीरे धीरे हमारे पास टर्बुलेंस खत्म होता है और पार्टिकल नीचे आना चालू होते हैं, तो वो सब पार्टिकल भी हमारे पास यहां पर बैठना चालू कर देते हैं और वो सब पार्टिकल भी धीरे 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 यहां पर आकर ट्रैप होना चालू हो जाते हैं। जो कभी नीचे नहीं बैठने की क्षमता रखते थे, अब वो भी यहां पर आकर डिपॉजिट हो रहे हैं। वो सिर्फ और सिर्फ किस कारण से है, पानी में रिमूव होना टर्बुलेंस, और उस टर्बुलेंस के कारण धीरे धीरे पार्टिकल का नीचे सेडिमेंट होना हमारे पास जो है वो सेडिमेंटेशन मैकेनिज्म को दर्शाता है। जब ये प्रोसेस चल रही होगी उसके कुछ समय में हमें ये देखने को मिलेगा कि इस रॉ वाटर के अंदर जो हमारे पास कंटेंट आता है उसमें कई बार ऑर्गेनिक मैटर भी आ जाता है, कई बार उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर भी आ जाता है। जो ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर आता है, ये ऑर्गेनिक मैटर भी जब यहां पर डिपॉजिट करना चालू करता है
ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर भी यहां पर डिपॉजिट करना चालू करता है। तो उस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए हमारे पास हमारे इसी पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यहां पर आते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस ऑर्गेनिक मैटर में, जिसके अंदर कई तरह के बैक्टीरिया के लायक खाने का जो सोर्स होता है, फॉर एग्जांपल कोई पार्शियली डिकम्पोज मैटर है या कोई भी हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं जिनको ये कंज्यूम कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनको कंज्यूम करने की कोशिश करने में हमारे पास इन्हीं ऑर्गेनिक मैटर को न्यूट्रिएंट के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं, अब होता यह है कि जैसे ही न्यूट्रिएंट दिखाई पड़ता है तो एल्गी सोचती है कि क्यों ना मैं भी दाव मार लूं, तो काई यहां पर ग्रो करना चालू कर देती है, क्योंकि काई को चाहिए होती दो चीजें। व्हाट डज दिस एल्गी रिक्वायर? एल्गी को चाहिए होती है सनलाइट, और ये जो सनलाइट है, ये सनलाइट के साथ साथ एल्गी को मिल रहा होता है न्यूट्रिएंट, तो खुद ग्रो करना चालू करेगी। जब एल्गी ग्रो करती है तो एल्गी रिलीज करती है सर्टेन अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। एल्गी तो एक प्लांट है, तो एल्गी रिलीज करती है ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है हमारा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को जीवित रखने के लिए। तो हमारे पास ये जो ऑर्गेनिक मैटर है ये इस लेयर में आकर डिपॉजिट होता है और उसी को कंज्यूम करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो न्यूट्रिएंट रिलीज करता है वो भी यहीं पर पड़ा होता है। उसी न्यूट्रिएंट को खाने के लिए एल्गी भी यहीं ग्रो कर जाती है, और यही एल्गी जो ऑक्सीजन रिलीज करती है वही ऑक्सीजन बैक्टीरिया भी ले लेता है। ये सारा का सारा काम जो मैंने तुम्हें यहां दिखाया है, ये सब यहां पर एक टॉप लेयर में चल रहा होता है। इसी लेयर को नाम दिया जाता है शेमूज डेके लेयर। क्या नाम दिया जाता है इसको? शेमूज डेके लेयर। जो कि एक बहुत पतली सी लेयर होती है जो यहां पर हमारे फिल्टर मीडियम के ऊपर बनती है। सैंड मीडियम आगे है फिल्टर मीडियम। तो जितना भी हमारे पास ये चेंजेस हो रहे हैं इसे कहा जाता है बायोलॉजिकल चेंजेस। सबसे पहले सारे पार्टिकल आए, यहां पर रुक गए, ट्रैप हो गए, उसे कहते हैं मैकेनिकल स्ट्रेनिंग। फिर जब पानी का फ्लो रेट स्लो हुआ, धीरे धीरे पार्टिकल नीचे बैठना चालू किए अपने आप, तो उसे कहा जाता है सेडिमेंटेशन। फिर पानी में आए माइक्रो ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन माइक्रोजोम के द्वारा करना, न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट करना, न्यूट्रिएंट एल्गे द्वारा लेना, एल्गे की ऑक्सीजन रिलीज करके माइक्रोजोम द्वारा लेना, ये सब काम चल रहा होता है इन दिस टॉप लेयर। उसे कहा जाता है बायोलॉजिकल चेंजेस। और ये जब बायोलॉजिकल चेंजेस चल रहे होते हैं, होता क्या है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने आने वाले सारे ऑर्गेनिक मैटर को खल्लास कर दिया, एकदम खल्लास कर दिया, तो नया न्यूट्रिएंट बन नहीं पाएगा, और नया न्यूट्रिएंट नहीं बन पाएगा तो फिर एल्गी भी खल्लास होना चालू हो जाएगी। एल्गी भी ग्रो नहीं करेगी ना, और एल्गी ग्रो नहीं करेगी तो ऑक्सीजन नहीं बनेगी। ऑक्सीजन नहीं बनेगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ना नया ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा खाने के लिए, और ना ऑक्सीजन मिलेगी अपने आप को जीवित रखने के लिए। तो एक समय के बाद जब भरपूर मात्रा में सिस्टम में आने वाला ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो चुका है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी धीरे धीरे सिस्टम में से खत्म होना चालू हो जाएंगे। अगर ऑर्गेनिक मैटर खत्म होना चालू कर दिया है, ऑर्गेनिक मैटर खुद अपने आप में एक गंदा टेस्ट लेकर आता है पानी के अंदर, एक गंदी बदबू लेकर आता है, ऑर्डर लेकर आता है, उसकी वजह से पानी के अंदर कलर भी उत्पन्न हो जाता है, और उसी की वजह से पानी के अंदर बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। तो होता क्या है कि जब ये सारी चीजें यहां टॉप लेयर पे खत्म होना चालू होती है, तो जब हम ये कहते हैं कि हमारे फिल्ट्रेशन प्रोसेस में हमारा जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हमें मिलता है, पानी में से टेस्ट एंड ऑर्डर रिमूव हो जाता है, हमें करना नहीं था, ये हो गया अपने आप, कलर रिमूव हो जाता है, हमें करना नहीं था, ये हो गया, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया। डिसॉल्व मिनरल
रिमूव हो गए अपने आप ही जो आते हैं इसके अंदर न्यूट्रिएंट के रूप। डिसॉल्व ऑर्गेनिक मैटर जो आया था वो खुद रिमूव हो गया। बैक्टीरिया जो उत्पन्न हुए थे, पैदा हुए थे यहां पर, वो सब भी हमारे पास रिमूव हो गए। तो ऐसे में हमारे पास यहां पर ये सब जो काम चल रहा होता है शेमूज डे के लेयर में चल रहा होता है, और ये सब चीजें होते टाइम हमारे पास पूरा मैकेनिज्म हमारे स्लो एंड फिल्टर का 4 स्टेजेस में चलता है। पहला है मैकेनिकल स्ट्रेनिंग, दूसरा है सेडिमेंटेशन, तीसरा है बायोलॉजिकल चेंजेस और चौथा है इलेक्ट्रोलिटिक चेंजेस। क्या होता है इलेक्ट्रोलिटिक चेंजेस? सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रोलिटिक चेंजेस का मतलब ये कि हमारे पानी में जितने भी सेडिमेंट पार्टिकल जो आते हैं, वो सेडिमेंट पार्टिकल लंबे समय से हमने कितनी कोशिश कर ली नीचे नहीं बैठे, तो क्या कर रहे थे? वो पानी में इधर उधर घूम रहे थे। पानी में इधर उधर घूम रहे थे तो क्या कर रहे थे? अरे इतने टकराते हैं आपस में कि एक दूसरे से टकराने पर इतना फ्रिक्शन डेवलप होता है, इतने कोलिजन होते हैं कि इनके ऊपर एक नेगेटिव प्रोटेक्टिव चार्ज डेवलप हो जाता है। वो नेगेटिव प्रोटेक्टिव चार्ज कोएगुलेशन में रिमूव तो होता है, तो वो पार्टिकल भी तो रिमूव हो जाता है, लेकिन जो पार्टिकल रिमूव नहीं हो उसका तो नेगेटिव प्रोटेक्टिव चार्ज अभी भी है। पार्टिकल के नेगेटिव प्रोटेक्टिव चार्ज उनके ऊपर होना और डिसॉल्व मिनरल जो आते हैं, जैसे मान लो मैंने कह दिया Fe3+ आ गया, Mn2+ आ गया, तो ये सब आयन ही तो हैं, इनके ऊपर भी चार्जेस हैं इनके, किसी का प्लस किसी के ऊपर माइनस। जब ये आकर नीचे यहां पर आकर बैठते हैं, किसी से टच होंगे तो चार्जेस ट्रांसफर होंगे, न्यूट्रलाइजेशन आ जाएगा, सब चार्ज खत्म हो जाएगा, तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक चेंजेस। तो अल्टीमेटली पूरा जो मैकेनिज्म स्लो एंड फिल्टर का वो सिर्फ टॉप लेयर में चलता है हमारे पास, जहां पर 4 तरह के मैकेनिज्म देखने को मिलते हैं, जिनमें से बायोलॉजिकल चेंजेस को अगर देखा जाए तो फॉर एवरी फ्यू डेज व्हेन वाटर पासेस थ्रू द फिल्टर मीडियम, शुरुआत के कुछ दिनों में जब पानी फिल्टर मीडियम से पास करता है, द टॉप लेयर इज coated with the sticky deposits of partially decomposed organic matter and nutrients like carbon, nitrogen, phosphorus, sulfur, ये सब चीजें आके ऊपर जमा होना चालू होती है। ऐसे में हमारे पास these nutrients promote the growth of algae because they become the source of energy for them, है ना। और उसी टाइम पे algae during the photosynthesis process release oxygen and this oxygen is utilized by microorganism to decompose the organic matter। ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करने के टाइम पे माइक्रोऑर्गेनिज्म ये ऑक्सीजन ले लेता है, और ऐसे ही टाइम पे हमारे पास अगर देखा जाए तो द एंटायर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द टॉप लेयर ऑफ फिल्टर मीडियम एंड दिस वेरी थिन लेयर इज नोन एज शेमूज-डेके लेयर। इस लेयर को नाम दिया जाता है शेमूज-डेके लेयर, जहां पर ये सारा काम चल रहा होता है। व्हेन द ऑर्गेनिक मैटर इज डिकम्पोज बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, माइक्रोऑर्गेनिज्म ने ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोज किया एंड नो ऑर्गेनिक मैटर इज फर्दर लेफ्ट इन द सिस्टम, जब कुछ बचता ही नहीं है, इट लीड्स टू एंडोजेनस रेस्पिरेशन। व्हाट इज एंडोजेनस रेस्पिरेशन? बैक्टीरिया खुद जब कुछ खाने को मिलेगा नहीं तो आपस में एक दूसरे को खाना चालू कर देंगे, और आपस में एक दूसरे को खाना चालू कर देंगे, आपस में एक दूसरे को खत्म करना चालू कर देंगे। जब ये इस तरह से जीते हैं कि ये एक दूसरे को काट मार के खत्म कर देते हैं, एक दूसरे को खत्म सिस्टम में से कर देते हैं, ऐसे टाइप के इनके सर्वाइवल को नाम दिया जाता है एंडोजेनस रेस्पिरेशन। तो व्हेन द ऑर्गेनिक मैटर इज डिकम्पोज बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म, जब पूरा ऑर्गेनिक मैटर माइक्रोऑर्गेनिज्म द्वारा खत्म कर दिया जाता है एंड नो ऑर्गेनिक मैटर इज फर्दर लेफ्ट इन द सिस्टम, इट लीड्स टू एंडोजेनस रेस्पिरेशन। हमारे पास ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म एंडोजेनस रेस्पिरेशन को क्या कहा जाता है समझ लीजिएगा जरा, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। इट रेफर्स टू ईटिंग ऑफ सेम स्पीशीज फॉर देयर सर्वाइवल। तो खुद को जिंदा रखने के लिए अपनी ही स्पीशीज को खाना चालू कर देते हैं, एंड ओनली सम अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द वाटर ऑब्टेन्ड आफ्टर फिल्ट्रेशन। तो जो पानी वहां से पास करेगा उसमें गिनती के बैक्टीरिया मिलेंगे, क्योंकि सब कुछ बाकी सब बैक्टीरिया तो एक दूसरे को खा गए, ऊपर ही खा गए एक दूसरे को। क्यों खा गए? क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं था। तो ऐसे में हमारे पास हमारे स्लोस एंड फिल्टर से निकलने वाला जो पानी होता है, ठीक है, उस पानी के अंदर काफी हद तक इंप्यूरिटीज खत्म हो जाती है। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने स्लोस एंड फिल्टर में कि भाई होता क्या हो, पूरा ये सब कुछ हो तो गया, इससे हमें बेनिफिट क्या मिलता है। तो इन स्लोस एंड फिल्टर दी वाटर इज ओनली ड्रॉन फ्रॉम प्लेन सेडिमेंटेशन। हमने जैसे कि जहां पर लिखा था हमारे पास कि हमारे पास हमारा जो पानी यहां पर आता है वो रॉ वाटर आता है, कहीं से ट्रीट करके मत लेकर आना, प्लेन सेडिमेंटेशन से लेकर आना। यहां पर जब हम लिखते हैं कि हमारे पास यहां पर जो पानी आता है हमारे फिल्टर्स के अंदर,
तो जो पानी जो आता है यहां पर, ये अगर पानी में अगर कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन से ले आया तो उसमें कुछ अमाउंट के चिपचिपे फ्लॉक जो नीचे नहीं बैठे वो भी आ जाएंगे। और अगर वो कुछ अमाउंट के चिपचिपे फ्लॉक भी आ गए, और वो कुछ अमाउंट के चिपचिपे फ्लॉक भी आ गए हमारे सिस्टम के अंदर, तो वो सब यहां पर जब डिपॉजिट होंगे तो वो इतने चिपचिपे होते हैं कि वो सब आपस में चिपक गए अगर, तो ये पूरा फिल्टर मीडियम ऊपर से चोक हो जाएगा, पानी नीचे जा ही नहीं पाएगा। और जब पानी नीचे जा ही नहीं पाएगा तो उस केस में हमारे पास व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज, हमारा पूरा फिल्टर मीडियम चोक हो जाएगा। हम नहीं चाहते ऐसा हो, वरना पता चला पानी अभी दिया फिल्टर के अंदर, सारे फ्लॉक जमा हो गए, चोक हो गया, अब वापस से फिल्टर मीडियम को बंद करो, साफ करो और वापस से चालू करो। दिन भर ये कर नहीं सकते, रोज रोज ये कर नहीं सकते, ऐसे में हमारे पास पूरा सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हमेशा ध्यान रखा जाता है कि इन स्लोस एंड फिल्टर द वाटर इज ओनली ड्रॉन फ्रॉम प्लेन सेडिमेंटेशन टैंक। क्यों? बिकॉज इफ वी टेक वाटर फ्रॉम द कोएगुलेशन एडेड सेडिमेंटेशन टैंक, flocks will come in the filter unit and lead to clogging of, हमारे पास लीड टू क्लॉगिंग ऑफ जितना भी हमारे पास फिल्टर होता है, एंड फिल्टर विल रिक्वायर वेरी फ्रीक्वेंट क्लीनिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट एंड अनइकोनॉमिकल प्रोसेस। ठीक है, अनइकोनॉमिकल कंप्लीटली प्रोसेस। तो हमारे पास ये वाली बात आपको ध्यान रखना है। नीचे जो ग्रेवल लेयर लगाई जाती है उसका पर्पस क्या है? द ग्रेवल लेयर इज ओनली प्रोवाइडेड फॉर सपोर्ट टू फिल्टर मीडियम एंड डज नॉट टेक पार्ट इन फिल्ट्रेशन प्रोसेस। बात ध्यान रखिएगा, सो दैट सैंड डज नॉट एंटर द वॉइड्स, सैंड अंदर नहीं चली जाए हमारे पास। वॉइड्स किसके? डज नॉट एंटर द वॉइड्स ऑफ परफोरेटेड पाइप्स, वरना परफोरेटेड पाइप में चली गई तो हमारे पास सो इट विल चोक दी पाइप्स को चोक कर देगी, इसलिए हम इसको यूज नहीं करते। मतलब इसको यूज नहीं करते, मतलब इसके बीच में ग्रेवल की लेयर एक सपोर्ट के लिए बिछाई जाती है। तो हमारे पास बात ध्यान रखिएगा, जो टोटल डेप्थ होती है फिल्टर यूनिट की वो 2.5 से 3.5 मीटर की होती है टोटल डेप्थ, जिसमें से जो हमारे पास सैंड पार्टिकल होते हैं, द इफेक्टिव साइज ऑफ सैंड ग्रेन इज D10 विच इज इक्वल टू 0.2 to 0.3 mm। क्या मतलब होता है समझना, हमारे पास सैंड पार्टिकल जो होते हैं उनकी जो साइज रेंज होती है वो होती है हमारे पास 75 माइक्रोन से लेकर 4.75 mm तक। फिल्टर में जो सैंड यूज होती है वो इस पूरी साइज रेंज में होती है, लेकिन हमारे पास हमारी जो इफेक्टिव साइज होती है वो कहलाती है 0.2 to 0.3 mm। क्या मतलब होता है इसका? ये इफेक्टिव साइज बनती है, मतलब 10% पार्टिकल इस साइज से छोटे हैं, मतलब इससे छोटे जो पार्टिकल हैं हमारे पास वो सिर्फ 10% है। इस साइज से छोटे जो पार्टिकल है वो सिर्फ 10% है, और इससे बड़ी साइज के जो पार्टिकल है वो हमारे पास 90% है। तो बात ध्यान रखिएगा, D10 का मतलब होता है इफेक्टिव साइज ऑफ द सैंड ग्रेन, कितना? 0.2 to 0.3 mm के बराबर। तो इससे बड़ी साइज के पार्टिकल भी होते हैं और वो हमारे पास कितने हैं? 90% में है। इससे छोटे कितने होंगे? सिर्फ 10% होंगे। बात ध्यान रखिएगा, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस होती है। द यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट D10 by D60 by D10 इज इक्वल टू 5। D60 by D10 का मतलब क्या होता है? व्हाट डज D60 by D10 रेफर्स टू? तो D60 by D10 का मतलब होता है कि हमारे पास ऐसे पार्टिकल या उनकी साइज जिससे छोटे साइज के पार्टिकल 60% हो हमारे पास, उसे कहा जाता है D60। और D10 का मतलब ऐसे पार्टिकल या वो साइज पार्टिकल की जिससे छोटे साइज के पार्टिकल सिर्फ 10% है। इसका रेशियो जो होना चाहिए वो होना चाहिए लगभग, ये मैक्सिमम वैल्यू है 5 जो है हमारे पास, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके पास डिजायरेबल
बिलो थ्री मतलब 1.8 टू 2.5 के बराबर। ठीक है, तो ये बात मतलब ये इंडिकेशन देती है, यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट एक्चुअली में ये बताता है कि तुम्हारा जो ये पूरा मीडियम है ये वेल ग्रेडेड है या पुअरली ग्रेडेड है। अगर वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो वो वेल ग्रेडेशन की बात को करता है सैंड के लिए। तो हमारे पास मैक्सिमम 5 तक जाया जा सकता है, डिजायरेबल है 3 से नीचे रखो, 1.8 से 2.5 के बीच में, तो आपका जो है वो पूरा का पूरा फिल्टर मीडियम बहुत अच्छा वेल ग्रेडेड कहलाएगा। जो फिल्ट्रेशन का रेट है, मतलब किस दर से पानी पास करेगा फिल्टर के थ्रू, हमारे पास ये अगर हमारा फिल्टर है, ये अगर हमारे पास सैंड फिल्टर है, तो इस सैंड फिल्टर में जरा ध्यान से समझना कि आप कितना डिस्चार्ज डालोगे, तो वो जो आपके पास एरिया बनेगा इसका, ठीक है, तो कितना एरिया आपके पास इसका बनेगा, ये बनता है आपका पास एरिया। तो डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया से पता चलेगा आपको कि अल्टीमेटली नीचे से जो पानी निकल रहा है उसके पास आपके पास रेट क्या है, रेट ऑफ डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया। तो डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया क्या रेट है आपके पास, उसी को आया था रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो हर एक मीटर स्क्वायर एरिया से कितना डिस्चार्ज आप पास करा सकते हो एक दिन भर में, मतलब कितने लीटर का पानी आप पास करा सकते हो एक दिन भर में 1 मीटर स्क्वायर से, वो है 2400 से 4800 लीटर के बराबर, जो कि 1 घंटे में कितने लीटर के पानी को पास कराया सकता है 1 मीटर स्क्वायर एरिया से, वो निकल कर आता है 100 से 200 लीटर के समथिंग। तो ये सारा डाटा जो है वो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में डायरेक्टली एज इट इज क्वेश्चन निकल कर आ जाता है। हमारे पास इफ यू टॉक अबाउट कि फिल्टर मीडियम क्लीन करना है, तो सारी इंप्यूरिटी ट्रैप कहां पर हो रही है, हमारे पास सारी इंप्यूरिटी जो हमारी है वो ट्रैप हो रही है हमारे ऑलमोस्ट टॉप लेयर में हमारे पास सारी इंप्यूरिटी यहां पर ट्रैप हो रही है। ये देख लो, आपके पास यहां पर अगर देखोगे सारी इंप्यूरिटी टॉप लेयर में हमारे पास ट्रैप हो रही है, सारी इंप्यूरिटी टॉप लेयर में ट्रैप हो रही है। तो अगर आप यहां पर देखो कि भाई आपको क्लीनिंग करना है, तो क्लीनिंग ऑफ फिल्टर मीडियम इज डन बाय रिप्लेसिंग टॉप 1.5 से 3 सेंटीमीटर की सैंड। क्यों? क्योंकि सारी इंप्यूरिटी उस टॉप लेयर में, ये ना सारी इंप्यूरिटी उस टॉप लेयर में फंसी पड़ी है। तो एक काम करो, उस टॉप लेयर को 1.5 से 3 सेंटीमीटर की लेयर को निकाल के फेंक दो और उसकी एक नई सैंड बिछा दो। तो क्लीनिंग ऑफ फिल्टर मीडियम इज डन बाय रिप्लेसिंग टॉप 1.5 से 3 सेंटीमीटर ऑफ सैंड लेयर बाय दी न्यू सैंड एंड स्क्रैचिंग द फिल्टर मीडियम टू ओपन वॉइड्स। बाकी जो फिल्टर मीडियम है उसे आप ऐसे स्क्रैच कर दोगे तो वो जितने वॉइड्स भरे थे वो सब खुल जाएंगे, तो हमारे पास जो है वो फिर से पानी आसानी से पास कर जाएगा। कब करनी पड़ती है क्लीनिंग? तो लगभग हमारे पास 1.5 से 3 महीने के टाइम पीरियड में। फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लीनिंग इज 1 से 3 महीने। हमारे पास जो स्लो सैंड फिल्टर के लिए प्लान एरिया रिक्वायर्ड होता है वो लगभग अगर ट्रीटमेंट यूनिट के लिए देखा जाए तो तुम मुझे बताओ, तुम्हें पानी पास कराना है, तो मुझे बताओ, अगर तुमने 1 मीटर का एरिया बनाया, 1 मीटर का एरिया मतलब आप समझ लो ये वाला एरिया है, दिस इज ए 1 मीटर स्क्वायर एरिया, ये आपका बन रहा है 1 मीटर स्क्वायर का एरिया। इससे अगर तुमने 1 घंटे में कितना पानी पास करा लिया? 100 से 200 लीटर। यार एक परिवार को ही 2000 लीटर पानी की जरूरत पड़ जाती है, तो तुम अगर 1 मीटर स्क्वायर का फिल्टर बनाओगे, या चलो ठीक है तुमने 100 मीटर स्क्वायर का फिल्टर भी बना लिया, तो भी तो आप कितने परिवारों को पानी पहुंचा पाओगे? ज्यादा तो लोगों को पानी नहीं पहुंचाओगे, पूरी सिटी को पानी पहुंचाना है। तो वहां पर जरा ध्यान दिया जाता है कि आपके पास जो आपका प्लान एरिया रिक्वायरमेंट है वो लगभग 100 से 2000 मीटर स्क्वायर तक जा सकता है। अब जैसे ही बात आती है ना 100 से 2000 मीटर स्क्वायर तक, सर 2000 मीटर स्क्वायर का एरिया कहां से लेकर आएंगे? पूरा ट्रीटमेंट प्लांट बनाना है, उसमें से खाली अगर स्लो सैंड फिल्टर ने इतना बड़ा एरिया ले लिया तो फिर कैसे काम करेंगे? कोई दिक्कत नहीं, सोचेंगे हम कि वो कहां बनाए, लेकिन रिक्वायरमेंट इतनी होती है तो सोचेंगे तो कहां बनाए? तो स्लो सैंड फिल्टर आर प्रोवाइडेड इन विलेजेस जहां पे बहुत जगह अवेलेबल होती है और लोग भी कम रहते हैं। कम लोग रहेंगे तो कम पानी पास कराना पड़ेगा, कम फिल्टर करना पड़ेगा और एरिया बहुत ज्यादा अपने आप मिल जाता है।
जनरली SSF are provided in villages and town where required design discharge is less and area available is large. बैक्टीरियल रिमूवल एफिशिएंसी 99% से भी ज्यादा निकल कर आती है। एक और बात आपको ध्यान रखनी है यहां पर कि आपके पास जो डेप्थ ऑफ सैंड मीडियम है, डेप्थ ऑफ सैंड मीडियम है यहां पर, ये हमारे पास लगभग 90 से 110 सेंटीमीटर तक जाता है। और वहीं पर आपके पास जो डेप्थ ऑफ ग्रेवल मीडियम है, ये आपके पास लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर तक जाता है। और ग्रेवल मीडियम का काम सिर्फ और सिर्फ क्या है, सपोर्ट करने का है। ठीक है, बात ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास यहां पर बैक्टीरिया को रिमूव करने की एफिशिएंसी 99% है। क्यों? क्योंकि मोस्टली बैक्टीरिया रिमूव्स ड्यूरिंग कब? एंडोजेनस रेस्पिरेशन। एंडोजेनस रेस्पिरेशन के टाइम पे ये खत्म हो जाते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, फ्लोसेंट फिल्टर हमारे पास तब लगाया जाएगा, हमारे पास कैन नॉट बी, कब नहीं लगाया जाएगा, कैन नॉट बी यूज्ड व्हेन टर्बिडिटी इज ग्रेटर देन 50 ppm। अगर 50 ppm से ज्यादा की टर्बिडिटी हो तो फिर यूज नहीं करते थे, क्योंकि वो टर्बिडिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी कि वो फिल्टर मीडियम को चॉक करना चालू कर देगी। तो आप ट्रीट करते करते लेकर आओ, फिर पहले चेक करो पानी में टर्बिडिटी कितनी बची। अगर ज्यादा है तो फिर कुछ ऐसा काम करो कि पहले टर्बिडिटी नीचे लेकर आओ, वरना फिल्टर मीडियम चॉक होना चालू हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा। हमारे पास यहां पर बैक्टीरिया रिमूवल तो अच्छा होता है, हमारे पास कलर रिमूवल नॉट गुड, कलर रिमूवल नॉट गुड, बट अगर पहले से पानी में एल्गी है या यहां ग्रो कर जाती है, सब रिमूव हो जाती है। बट एल्गी रिमूवल इज गुड। एरिया की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो एरिया की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर आपको पूरे ट्रीटमेंट प्लांट में, वो जो कि बहुत छोटा प्लांट अगर बना हो, 20 मीटर स्क्वायर से कम एरिया चाहिए अगर आपको हो, तो आपको 2 फिल्टर यूनिट बनानी पड़ेगी, एक कहलाती वर्किंग, एक कहलाती स्टैंड बाय। अगर एरिया आपका 20 से 249 मीटर स्क्वायर के बीच में है तो आपको 3 यूनिट लगेगी, जिसमें 2 बनती है वर्किंग, एक बनती है स्टैंड बाय। सर ये स्टैंड बाय क्यों ले ली बार बार आपने एक एक? यार जैसे कार में होता ना, 4 पहिए होते हैं और एक स्टेपनी लगी होती है, तो स्टेपनी का क्यों पर्पस क्या है? एक पहिया जैसे ही खराब हुआ, आपने गाड़ी रोकी, एक पहिया निकाला, वो वाला पहिया जो काम में था वो लगा लिया, बाकी दूसरे पहिए को रिपेयर करने के लिए रख लिया। आपकी गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। सेम चीज यहां पर है, ट्रीटमेंट प्लांट है यार, यूनिट में मेंटेनेंस तो आएगा, और मेंटेनेंस अगर आएगा तो मेंटेनेंस के दौरान अगर तुमने ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिया तो लोगों को पानी कौन पहुंचाएगा? तो पानी पहुंचाना है हमें, वो पर्पस है हमारा। तो जैसे कोई एक यूनिट में ब्रेकडाउन आता है या क्लीनिंग करने की जरूरत पड़ती है, हम तुरंत उस यूनिट को आउट ऑफ ऑपरेशन करते हैं, एक दूसरी यूनिट से काम करना चालू करते हैं और इसको चलते रहने देते हैं। ऑपरेशन में, मेंटेनेंस में, रिपेयर में, क्लीनिंग में चलते रहने दो, तब तक ये दोनों काम करती रहेगी। 2 काम कर रही है, एक रिपेयर में चलेगी, फिर जैसे ही ये सही हो जाएगी हम दूसरी को रिपेयर में डाल देंगे, इन दोनों को यूज कर लेंगे, फिर जैसे ही वो रिपेयर हो जाएगी इसको रिपेयर में डाल देंगे, इन दोनों को यूज कर लेंगे। कंटिन्यूस काम चलता रहे। तो रिपेयर में हमेशा एक ही जाएगी, तो ये कंटिन्यूस काम चलता रहेगा, एक जाएगी एक आएगी, एक जाएगी एक आएगी। ऐसे में हमारे पास जैसे जैसे एरिया रिक्वायरमेंट बढ़ता चले जाता है, नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट भी बढ़ते चले जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए, हमारे पास अगर बात करें हम एरिया ऑफ फिल्टर बेड रिक्वायर्ड, मान लेते हैं हमारे पास 500 मीटर स्क्वायर है। तो 500 मीटर स्क्वायर के केस में अगर देखें तो हमारे पास कौन सी रेंज में आ रहा है वो?
ये वाली रेंज में आ रहा है, 250 से 649 की रेंज में आ रहा है। इस रेंज में बात क्या निकल कर आती, कितने फिल्टर यूनिट देने पड़ेंगे, नंबर ऑफ फिल्टर यूनिट्स टू बी प्रोवाइडेड, कितने देने पड़ेंगे, 4 देने पड़ेंगे। लेकिन अब ये 4 दे कैसे, अब ये 4 हम दे कैसे, तो हमारे पास हमें ये तो समझ में आ गया 4 देने जो पड़े, उसमें से काम के कितने हैं, वर्किंग कितने, 3 है हमारे पास। देयरफॉर नंबर ऑफ वर्किंग यूनिट्स रिक्वायर्ड इक्वल टू 3। एक टाइम पे 3 ही काम करेंगी, एक फ्री पड़ी रहेगी, तो वर्किंग तो 3 है, एक टाइम पे 3 ही काम में आएगी। तो हमारे पास देयरफॉर एरिया ऑफ ईच यूनिट रिक्वायर्ड इक्वल टू 500/3 विच इज गोइंग टू कम आउट टू बी एज कितना आएगा, 166.67 166.67 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो ये तो निकल कर आ गया एक यूनिट का एरिया रिक्वायर्ड। हम इतने इतने यूनिट की हमारे पास देयरफॉर वी विल प्रोवाइड 3 + 1 इक्वल टू 4 यूनिट्स ऑफ एरिया 166.67 मीटर स्क्वायर ईच। आपने टोटल कितना एरिया दे दिया, आप 4 यूनिट बना दिया आपने 166.67 की, टोटल 4 यूनिट बन गई, मतलब कितना एरिया बन गया आपके पास, कितना बन गया, 666.67 मीटर स्क्वायर की 4 यूनिट बन गई। तो सर एरिया रिक्वायर्ड तो 500 ही था, आपने 666 का क्यों दे दिया, यार देखो सिंपल सी बात है, एक तो मेंटेनेंस में रहेगी ना, तो 3 काम करेंगी, तीनों मिलकर कितना एरिया प्रोवाइड कर पाएगी, 500 मीटर स्क्वायर का। जब इन तीनों में से एक खराब हो जाएगी तो उसको हटा देंगे, काम में नहीं लेंगे, लेकिन बाकी 3 से काम में लेंगे। एक ही टाइम पे, एक टाइम पे 3 यूनिट मिलके 500 मीटर स्क्वायर का एरिया सपोर्ट करती है, एक हमेशा स्टैंड बाय में होती है। तो जब भी आपको पता करना पड़ेगी हर एक यूनिट का कितना एरिया चाहिए पड़ेगा, तो हमेशा वर्किंग यूनिट से ही डिवाइड करना, टोटल यूनिट से डिवाइड मत करना। आगे बात समझ में। तो हमारे पास एक क्विकली रिवीजन करते हैं कि हमने आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया। हमारे पास यहां पर इफ यू टॉक अबाउट कि यार हमारा जो ये फिल्ट्रेशन है, ये फिल्ट्रेशन हमारे पास कोएगुलेशन रेट सेडिमेंटेशन के बाद आता है, और ये एक प्रोसेस है जहां पर वेरी फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल को रिमूव किया जाता है। फिल्ट्रेशन करते टाइम ये पर्पस होता है, लेकिन ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाते हैं। 2 तरह के फिल्टर यूनिट बेसिकली बनते हैं, एक ग्रेविटी और एक प्रेशर फिल्टर। ग्रेविटी में हमारे पास पानी जो है वो इसके ऊपर रखे हुए पानी के प्रेशर के और हेड के कारण हमें पानी जो है वो फिल्टर मीडियम से पास कर जाता है। हमारे पास हमारे प्रेशर फिल्टर के अंदर प्रेशर से पानी पास कराया जाता है, आगे जो कि पढ़ेंगे हम। हमारे ग्रेविटी फिल्टर 2 तरह के हैं, जिसमें आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्लो सैंड फिल्टर के बारे में पढ़ा। ये स्लो सैंड फिल्टर ऐसा दिखाई पड़ता है, अंदर से कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा। कुछ हमें डिजाइन करते वक्त ये ध्यान रखना पड़ता है कि शेमूस बे के लेयर में एक्चुअली में हो क्या रहा है। मैकेनिज्म चलता है यहां पर टोटल 4 तरीके से, इनमें से मोस्ट इंपोर्टेंट बायोलॉजिकल है, जहां पर सारा का सारा हमारे पास जो एक्स्ट्रा बेनिफिट है वो मिल जाता है। और इसके बाद हमारे पास हमारा जो फिल्टर हम बनाते हैं उसमें कुछ डिजाइन पैरामीटर लेकर चलने पड़ते हैं। ये सारे पैरामीटर आपको ध्यान रखना है, ताकि एग्जाम में जब यहां से सवाल बनेगा तो वो यहीं से बनेगा। हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है। एरिया शुड बी रिमेंबर्ड, और ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। तो इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पर हम अलग तरह के फिल्टर, मतलब जो रैपिड सैंड फिल्टर है और प्रेशर फिल्टर्स हैं, इन पर बात करेंगे डिटेल में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और शेयर करता हूं, सार्थक पेज हमारे पास ऑलरेडी रनिंग है हमारी एप्लीकेशन पर 4th SSC 2023, जिसको आप एनरोल कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास हमारे ऑफलाइन क्लासेस से ही आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, विच इज गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव इन प्रिपरेशन। अगर आप इंडिया में कोई भी स्टेट एरिया जेईई एग्जाम को फोकस करना चाहते हैं तो आप हमारे विजय बैच में एनरोल कर सकते हैं, जिसको भी हम हमारे ऑफलाइन क्लासेस से लाइव पढ़ा रहे हैं। आप चाहे तो आप अपने नॉन टेक सब्जेक्ट जो भी आपका वीक है आप उसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं हमारे इस नॉन टेक के महापेक के सब्जेक्ट से। साथ ही साथ आप अगर एसएससी की प्रिपरेशन में ऑलरेडी आगे हैं
और आपको कोई कोर्स एनवायरमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको टेस्ट सीरीज की जरूरत पड़ेगी, तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर एनरोल कर सकते हैं। अलग अलग तरह की टेस्ट सीरीज है, गो एंड विजिट द एप्लीकेशन, आपको पता चलेगा कि हाउ इफेक्टिव दिस टेस्ट सीरीज आर। सो आई थैंक यू वेरी मच एवरी वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में, टिल देन गुड बाय।